बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। अहमद फरहाद नाम के एक शायर की गुमशुदगी या मुबैना लापता होने के हवाले से या हब्से भेजा के हवाले से उसकी अहलिया ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर कर रखी है और मिस्टर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी उस दरख्वास्त की समाअत कर रहे हैं। उन्होंने आज सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को तलब कर रखा है। समाअत के दौरान उन्होंने बहुत बुलंदो बाला या बुलंदो बांग आप कह लें ऑब्जर्वेशंस दी हैं। जो उन्होंने ऑब्जर्वेशंस दी हैं, क्या उन पर अमल हो सकता है, आईनी और कानूनी पोजीशन क्या है, और आइन के आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट्स की हदूदों के यूद क्या है, इस पर बात करेंगे। और क्या साहबदार जो हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी जो डिप्टी वज़ारत उज़्मा है वो ख़तरे में है। इस हवाले से शेर अफजल मरवत साहब की जो दरख्वास्त है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। और शेर अफजल मरवत साहब के वकील कौन है, पोजीशन क्या है आइनी और कानूनी, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन इससे पहले हम ये बात करेंगे कि हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की जो रिटायरमेंट की उम्र है वो 60 साल से बढ़ा के 62 साल करने का असूली फैसला कर लिया है। क्या इससे चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी कोई फायदा पहुंचेगा? सवाल पूछ रहे हैं लोग। और जो आइनी और कानूनी पोजीशन है हम आपके सामने रख देते हैं और वजह बता देते हैं जनाब क्यों किया। ये अब से नहीं, ये 2023 से मामला जो है ये चल रहा है। जो पेंशन का मसला है सरकारी मुलाजमीन की, वो कहते हैं ना पेंशन का बहुत बड़ा बोझ है, इसके लिए मुख्तलिफ फार्मूले जो हैं वो ज़ेर गौर आते रहते हैं। और फरवरी में भी ये तजवीज़ आई थी कि जनाब जो रिटायरमेंट की उम्र है वो 62 साल कर दी जाए, 2 साल बढ़ा दी जाए। तो इससे वो कह रहे हैं कि जनाब 176 अरब यानी 1 खरब 76 अरब रुपए का फ़ायदा होगा। एक तो ये कहते हैं कि जनाब जो तजर्बा है सरकारी मुलाजमीन का उससे फ़ायदा उठाया जाएगा। और दूसरा जो पेंशन जब बंदा रिटायर होता है तो उनको वाजबात अदा किए जाते हैं, फिर पेंशन माहाना दी जाती है, काम कोई नहीं करता वो बंदा, तो वो 2 साल तक वो मामला जो है वो डिले हो जाएगा। और असल जो सूरत जो बनी हुई है, लोग ये कह रहे हैं ये सियासी फैसला नहीं है, मैंने बता दिया इंतजामी फैसला है। हुकूमत जो है वो पैसे बचाना चाहती है, कुछ अर्सा जो है पैसे जो हमारे बच जाएं। और दूसरा ये बात है कि जो जजेस हैं, जो एक रोला पड़ा रहा है, और मैं बार बार कहता रहा हूँ कि जनाब चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन वाला चक्कर ही कोई नहीं है, अब भी मैं यही कह रहा हूँ। तो ये जो उम्र में इजाफा किया गया 62 साल, ये जज्जों पे इसका इतलाक नहीं होगा, क्योंकि जज्जों की उम्र जो है उसका तयन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आइन में तरमीम करनी पड़ेगी। ये सर्विसेज रूल्स वगैरह जो है या सर्विस से मुतल्लिका कानून है उनके तहत जो है उम्र में इजाफा किया जा रहा है। दूसरा ये कि जो फौज है या आर्मी चीफ हैं उन पर भी जो सिविलियन के मुतल्लिका कानून हैं मुलाजमतों से मुतल्लिक, उनका इतलाक नहीं होता। आपको याद होगा कि जब जनरल बाजवा की एक्सटेंशन वाला मामला था तो उस वक्त फिर कानून में जो फौजी मुलाजमतों से मुतल्लिका कानून हैं, जो फौज से मुतल्लिका कानून हैं, उनमें तरमीम की गई थी और उसमें सारा कुछ तय कर दिया गया था कि जनाब आर्मी चीफ कितनी देर के लिए रहेगा, रिटायरमेंट की उम्र क्या है, और जो लेफ्टिनेंट जनरल्स, मेजर जनरल, सबकी जो उम्र है उसका तयन कर दिया गया था। जनाब इस उम्र तक ये रह सकते हैं। तो इसलिए ये जो 62 साल उम्र की जा रही है उसका इतलाक जो है ना जुडिशरी के लिए है और ना ही उसका इतलाक जो है वो फौजियों के लिए। और दूसरी असाकडार साहब का जो चैलेंज कर दिया गया है जनाब कि जनाब ये डिप्टी वज़ीर आज़म कैसे बन सकते हैं, आइन में कोई गुंजाइश नहीं, आइन के लिए ये अजनबी है नाम, आइन में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि डिप्टी वज़ीर आज़म भी कोई हो सकता है। और ये शेर अफजल मरवत साहब जो है उन्होंने ये चैलेंज किया है। और इनके जो वकील हैं वो हैं रियाज हनीफ राही साहब। रियाज हनीफ राही साहब वही वकील हैं जिन्होंने जनरल बाजवा की कमरजवेद बाजवा की एक्सटेंशन को चैलेंज किया था, और जिसके नतीजे में जनरल कमरजवेद बाजवा की एक्सटेंशन के हवाले से फिर जो कानून है वो कहते हैं कानून ही मौजूद नहीं, तो फिर वो कानून एक वजूद में आया था। अपोजिशन और हुकूमत जो है पीटीआई की, इन्होंने मिल मिला के वो कानून जो है वो बना दिया जिसका मैंने अभी जिक्र किया, जिसके तहत आर्मी चीफ और दीगर जर्नैल और फौजी जो हैं उनकी उम्रों का और रिटायरमेंटों का वो उसमें तयन जो है वो किया गया है। ये रियाज हनीफ राही साहब वही हैं। अब ये कहते हैं जनाब आइन में तो कहीं नहीं लिखा हुआ, रसाकदार साहब को 2 ओहदे दे दिए गए। आइन में ये लिखा हुआ है कि ये वज़ीर दिफा होगा, आइन में लिखा हुआ है कि वज़ीर कानून होगा, पार्लिमानी अमूर का वज़ीर होगा, हुकूक इंसानी का वज़ीर होगा, आइन में तो ये भी नहीं लिखा हुआ। ये एक नाम है
اور دوسرا یہ کہ جب 2 عہدے ان کو نواز دیا گیا ہے, 2 عہدے, دوہرا خرچ ہو گیا ہے جناب. ایک وہ وزیر خارجہ ہے اور پھر ساتھ ہی وہ ڈپٹی وزیر اعظم بنا دیے گئے ہیں, یعنی ان کو نوازا گیا ہے اور یہ خرچہ بڑھ گیا ہے سرکار کا. پہلی بات تو یہ دیکھنے والی بات ہے کہ جن کے پاس 2 پورٹ فولیو ہوتے ہیں, 2 قلم دان ہوتے ہیں, کیا وہ دوہری تنخواہ لیتے ہیں یا اضافی قلم دان ہوتا ہے؟ یہ بھی تو ہوتا ہے نا. وزیر قانون ہے تو اس کو پھر ہیومن رائٹس کا بھی جو ہے قلم دان سونپ دیا جاتا ہے. جو پاور کے منسٹر ہیں انہیں دفاع کے یا کوئی اور جو بھی ہیں قلم دان جو ہیں وہ سونپ دیے جاتے ہیں. تو میرے خیال میں جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ, آج اس کی سماعت کر رہے ہیں, میرے خیال میں تو یہ قابل سماعت جو ہے وہ نہیں ہے, کیونکہ میں نے عرض کیا کہ وہاں کوئی نہیں لکھا ہوا جناب وزیر کا نام کیا ہوگا. آرٹیکل 90 جو ہے 90 آئین کا, اس میں تو واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جناب ایک حکومت ہوگی اور وزیر اعظم چیف ایگزیکٹو ہوگا, اور وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اپنے اختیارات جو ہیں وہ خود استعمال کریں گے یا پھر اپنی کابینہ وفاقی وزراء کے ذریعے وہ اختیارات اپنے استعمال کریں گے. یعنی جو آرٹیکل 90 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو وزیر اعظم ہے وہ اپنی پاورز جو ہیں وہ ڈیلیگیٹ کر سکتے ہیں, وہ تفویض کر سکتے ہیں اپنی کابینہ کو. تو پھر اپنی بہت ساری پاور جو ہے وہ ڈپٹی وزیر اعظم کو بھی تفویض کر سکتے ہیں. بہت سارے معاملات جو ہیں جن کے ہاتھ میں اختیارات ہیں. ہاں, ایک پابندی صرف ہے کہ جو آئین کا آرٹیکل 92 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو کابینہ کی تعداد ہوگی نا, وزراء اور وزراء مملکت سب ملاملو کے, تو وہ جو پارلیمنٹ کی کل تعداد ہے سینٹ اور قومی اسمبلی کی, اس کے 11% سے زیادہ نہیں ہو سکتے. بس یہ ایک پابندی ہے, اور کوئی پابندی نہیں ہے. جناب وزیر قانون بنانا ہے, ہیومن رائٹس کا بنانا ہے, پاور کا بنانا ہے, دفاع کا بنانا ہے, اور دفاعی پیداوار کا بنانا ہے, جو بھی خوراک کا بنانا ہے, یہ کوئی پابندی جو ہے وہ نہیں ہے. تو مجھے تو اس درخواست سے کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا ان کی ڈپٹی وزارت عظمیٰ کو. بہرحال عدالت میں معاملہ ہے, عدالت نے تشریح کرنی ہے, دیکھنا پڑے گا کیا نہیں. مجھے تو اس درخواست سے جو اسحاق ڈار صاحب ہیں ان کی ڈپٹی وزارت عظمیٰ جو ہے وہ خطرے میں نظر نہیں آتی. بہرحال یہ آئین کی تشریح کا معاملہ ہے, دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ کیا تشریح کرتی ہے, یا ابتدائی سماعت پہ خارج کر دیتی ہے, نوٹس ہوتے ہیں, کیا ہوتا ہے, ایڈمٹ ہوتی ہے, تو یہ دیکھتے ہیں آج. اور دوسرا فرحاد کیس جناب کہ احمد فرحاد صاحب ہیں, ایک شاعر ہیں, وہ آپ نے سنا ہوگا ان کی جو سوشل میڈیا پہ جو ان کی ویڈیو ہے, ایک نظم ہے, اٹھا لو بولتا بہت ہے, اٹھا لو, اس طرح کی ہے, سوچتا ہے اٹھا لو, یہ ان کی ہے انقلابی قسم کی شاعری کہہ لیں آپ. تو وہ کچھ دنوں سے لاپتہ ہیں, جبری لاپتہ ہیں, یا حبس بھیجے میں ہیں, یا کسی نے اٹھا لیا ہوا ہے, وہ ڈالے آئے تھے, کھلے ڈالے, اس طرح کی باتیں چاہتے ہیں. اور جب کھلے ڈالے کی بات ہوتی ہے تو پھر دھیان جو ہے وہ ایک ادارے کی طرف جاتا ہے, ISA کی طرف جاتا ہے, اس طرح کے اس میں یہی تاثر جو ہے وہ دیا گیا ہے. تو گزشتہ روز محسن اختر کیانی صاحب نے جناب اس کی سماعت کی, تو وہ مزاری صاحبہ جو ہیں, ایمان مزاری صاحبہ, انہوں نے بتایا کہ جناب احمد فرحاد کے جو نمبر سے واٹس ایپ کیا گیا, اور انہوں نے کہا جناب ہمیں کہ اس کو ہم چھوڑ دیں گے سیٹرڈے والے دن, تو آپ اپنی درخواست واپس لے لیں. اس لیے ہم نے ایک متفرق درخواست دائر کی تھی جناب واپس لینے کے لیے. تو پھر وہ جناب ہفتے کے دن نہیں چھوڑا. وہ کہتے ہیں 17 مئی کو جب واٹس ایپ پہ رابطہ کیا گیا تو پھر 3 ڈرافٹس جو ہیں وہ بھی شیئر کیے گئے کہ عدالت میں کیا بیان دینا. انہوں نے یہی کہنا ہے کہ جناب آپ عدالت میں یہی کہیں کہ وہ خود ہی لاپتہ ہو گیا تو ہم اس کو چھوڑ دیتے, وہ خود ہی کہیں چلا گیا تھا. جیسے کہہ دیتے ہیں نا جناب میں ٹھنڈے علاقوں کی شہر کے لیے گیا ہوا تھا, میں ادھر گیا ہوا تھا, ادھر گیا ہوا تھا. تو کیانی صاحب نے کہا جناب یہ تو پھر مداخلت ہے انہی اداروں کی. محسن اختر کیانی صاحب نے کہا جناب DGI کو بتا دیں, سرکاری وکلا سے انہوں نے کہا کہ بندہ تو ہر صورت آپ کو دینا پڑے گا. یعنی دوسرے لفظوں میں انہوں نے یہ سوچ لیا, فیصلہ دے دیا کہ بندہ جو ہے یہ ISI والوں کے پاس ہے. یہ فیصلہ اب کوئی نہیں پتا بندہ کہاں پہ ہے. یہ بھی تو سکتا ہے جو واٹس ایپ کیا جا رہا ہے, بندہ کہیں خود ہی روپوش ہو, کسی کو ملائن کرنا چاہ رہا ہو, کسی کی بدنامی کا باعث بننا چاہ رہا ہو, کسی مقدمے میں مطلوب ہو, ملک سے باہر سیاسی پناہ لینا چاہتا ہو, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ابھی تو فیصلہ ہی نہیں ہوا, اور پھر مقدمہ بھی درج ہو گیا ہے. اس کے اغوا کام تلکا تھانے میں مقدمہ درج ہو گیا. جب مقدمہ درج ہو گیا تو پھر تو یہ پولیس تفتیش کا کام ہے, یہ عدالت اس میں مداخلت نہیں کر سکتی. یہ ہمارا قانون بھی یہی کہتا ہے, اور اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے جو ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ تفتیش میں عدالت جو ہے وہ مداخلت نہیں کر سکتی. تو بہرحال وہ جب بتایا گیا جناب ISI کے پاس نہیں ہے, تو انہوں نے کہا جناب یہ جو معاملہ ہے نا ISI اور MI کے اوپر
चला गया है, वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरे करने में नाकाम रहे हैं। और जैसा मैंने कहा DGIS को बता दो, फिर कहा जनाब DGIS से कहो कि उनके ऊपर जो अगवा का लेबल लगा हुआ है वो हटा दें। और फिर एक और जो उन्होंने बात की, वो वैसे काफ़ी ख़तरनाक बात है। वही बात जो इमरान खान जैसी बातें करते हैं, वैसी वो बात है कि लोगों को इस नहज पर न ले जाएं कि अदारों का जीना मुश्किल हो जाए, यानी अवाम अदारों के सामने खड़े हो जाए और अदारों की ऐसी तैसी कर दें। ये उन्होंने ये रिमार्क्स दिए हैं उन्होंने। और फिर उन्होंने कहा जनाब जो सेक्टर कमांडर है उसका तफ्तीशी जो है वो बयान कलमबंद करे। तो मुतलका पुलिस वाले ने कहा जनाब वो हमने जो है वो ज़िमनी लिख दी है इस हवाले से। तो उन्होंने कहा सेक्टर कमांडर को चांद पे रहता है, जाएँ जाके उससे वो बात करें और मुझे बताएं कल आके। और फिर ये कहा कि 18वीं ग्रेड का वो मुलाजम है और उसके ताबे मत हो जाएं और उसको उसकी औकात में रहने दें, सेक्टर कमांडर को जो ब्रिगेडियर होता है। वो कॉल आपके जो आपने खत लिखा है चीफ जस्टिस पाकिस्तान के, जिसकी समाअत भी हो रही है, तो उसमें तो आपने जो लिखा था जनाब सेक्टर कमांडर्स जो हैं वो मुलाकात के लिए दबाव डाल रहे हैं दोस्तों के ज़रिए, रिश्तेदारों के ज़रिए वगैरह वगैरह, और कुछ जिन्हें जगह डायरेक्ट हमारे साथ रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस वक्त तो आपको जो 18वें ग्रेड का मुलाजम है वो इतना यानी हवा बना हुआ था आपके लिए और आपको खत लिखना पड़ा। उस वक्त तो आपने खुद कार्रवाई नहीं की। अब ये कह रहे हैं कि 18वें ग्रेड का अफसर होता है, तो वो क्या मामला है। फिर उन्होंने हुक्म जारी किया कि आज 21 मई को जो सेक्रेटरी दाखिला हैं और जो सेक्रेटरी दिफा हैं वो पेश हों खुद और रिपोर्ट सबमिट करें, बताएं कि जनाब ये क्या मामला है, बंदा कहाँ है, किसके पास है, महकमा दफा वालों के पास है, MI के पास है, ISC के पास है, जिसके ही पास है, ये उन्होंने कहा है। और उन्होंने कहा जनाब पहले तो मैं इनको बुला रहा हूँ, फिर मैं वज़रा को बुलाऊंगा, फिर मैं वज़ीर आज़म को बुलाऊंगा और अदालत में उठा के जो मामला है ये इशू जो है ये मैं हल करूंगा। और सेक्टर कमांडर के बारे में उन्होंने कह दिया जनाब 18वें ग्रेड का एक अफसर है, मतहत अफसर है, तो उससे क्या डरना, उसको भी तलब किया जा सकता है। तो क्या ये तलब कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं, जो ख़त लिखा था 6 जजों ने, उनमें सबसे सीनियर जज जो हैं ये मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा था, ये मुदाखलत कर रहे हैं, सेक्टर कमांडर्स वगैरह बुला रहे हैं और मुलाकात के लिए कह रहे हैं ये बातें। तो ये जब खत इनके जहन में तो ये खत लिखने का मतलब ये है, ये कह रहे हैं कि ISI मुदाखलत कर रही है, यानी ये ISI को अपना मुखालिफ समझ रहे हैं, ये खुद को उनका मुखालिफ बता रहे हैं कि ना वो मुदाखलत करती है अदालती निज़ाम में और वो मामला सुप्रीम। और दूसरा जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब का मामला है ना, ये तो और भी थोड़ा सा आगे है। वो उसमें लिखा हुआ खत में, दोनों खतों में लिखा हुआ, जो आमर फारूक को लिखा गया और सुप्रीम कोर्ट को जो लिखा गया कि इनके बरादर निस्बती को, बरादर ला को उठाया गया, अगवा कर लिया गया और 24 घंटे उन्होंने अपनी तहवील में रखा और फिर उन्होंने बताया कि हम ISI वाले हैं, ISI वाले हैं, हमने उठाया हुआ है। तो इससे तो ये भी लग रहा है कि जनाब इनको ज़ाती ग्रज भी है, ज़ाती गुस्सा भी है ISI पे। तो इसी तरह उधर के सेक्टर कमांडर थे ना जिन्होंने उठाया हुआ था, तो ये इसलिए भी कुछ ज़्यादा वो कहते हैं ना कि तहम्मुल और बर्दाश्त का 100% मुजाहरा नहीं कर पा रहे, शायद इनको ये गुस्सा हो। और फिर ये तो मफादात के टकराव वाली बात आ जाती है कि वो मुकदमा नहीं सुनना चाहिए। बहरहाल वो सुन रहे हैं। इस वक्त 2 जज ऐसे हैं जो ISI के खिलाफ केस सुनने की पोजीशन में हैं आईनी तौर पर कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से। वो हैं आमर फारूक साहब और गोल हसन औरंगजेब साहब, जिन्होंने खत नहीं लिखा था। खत लिखने वाले बहरहाल वो अगर सुन रहे हैं तो ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि वज़ीर को कैसे बुला सकते हैं। आइन का आर्टिकल 248, वो वाज़ी तौर पे गवर्नर, वज़ीर आज़म, सदर और सूबाई वज़रा आला, लाहौर हाई कोर्ट ने भी कहा हुआ कि 24 तारीख को मरियम पेश हो, उनको भी 248 का इस्तिस्ना हासिल है। वो मेरा ख्याल है नहीं बुलाया जा सकता। वो अगर कटसी में पेश हो जाए, वज़ीर आज़म वगैरह जैसे पेश होते रहें तो वो और बात है। वो अपना वो हक जो राइट है उनका इस्तिस्ना का वो इस्तेमाल ना करें, अलग बात है। अगर वो कहते हैं जनाब आप तो बुला ही नहीं सकते। अब 6 जजों वाले जो खत में जब वो मुलाकात होती है, वो पहली प्रोसीडिंग होती है, तो जो चीफ जस्टिस है वो बताते हैं कि जनाब हम नोटिस जारी नहीं कर सकते थे वज़ीर आज़म को, क्योंकि उसको 248 के तहत इस्तिस्ना हासिल है, तो उसके सेक्रेटरी को बुलाना पड़ता। तो हमने तो फुल कोर्ट में जो फैसला कर लिया कि वज़ीर आज़म को बुला के उनके साथ बात की जाए। तो ये 248 के ना वज़रा को बुलाया जा सकता है, ना वज़ीर आज़म को बुलाया जा सकता है, ना वज़रा आला को, ना गवर्नर। सदर और गवर्नर के खिलाफ तो फौजदारी कार्रवाई जो है वो भी नहीं हो सकती। अगर FIR दर्ज है और कार्रवाई चल रही है, ट्रायल चल रहा है, तो वो वहीं रुक जाएगा, मुंजमद हो जाएगा। और
वज़ीर आज़म और वज़रा मैंने अर्ज़ कर दिया उनको बुलाया नहीं जा सकता। और फिर आइन का आर्टिकल 199 है, 199 रिट जुडिक्शन, यानी अगर कहीं कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, हब्से भेजा में कोई बंदा है, तो फिर जो इख्तियार है हाई कोर्ट्स को, वो उसको डील करता है आइन का आर्टिकल 199 199। ये उस तरह का इख्तियार नहीं जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है 184 सब आर्टिकल 3 के तहत ओरिजिनल जुडिक्शन में। इनका इख्तियार महदूद है, उस तरह का इख्तियार नहीं है। इसमें यह है कि हब्से भेजा के अगर दरखास्त दायर हो जाती है और पता चल जाती है ना मुकदमा दर्ज हो गया, उसके खिलाफ FIR दर्ज होगी बंदे के खिलाफ, तो ये कार्रवाई ख़त्म हो जाती है, आगे नहीं चला सकते। तो बहरहाल यहाँ ये 199 के तहत वो चला भी लेते हैं। और दूसरा जो आपको हम दिखा रहे हैं 199 का सब आर्टिकल 3, वो ये कहता है कि जनाब मुसल्लह अफवाज और उसके किसी रुकन के खिलाफ इस आर्टिकल के तहत कार्रवाई नहीं हो सकती। रिट जुडिक्शन में उसके खिलाफ कार्रवाई हो ही नहीं सकती। और यहाँ तो भाई जी ये अगर अदालत ने नोटिस जारी करना हो ना, या गिरफ्तार करना हो किसी बंदे को जो फौज का सर्विंग सिपाही जवान जो है उसको भी, तो फौज से इजाज़त लेनी पड़ती है। अदालत जो नोटिस है वो यूनिट के जो हेड है उसके तवस्सुत से भेजती है, वो खुद उसकी तमील करवा के भेजते हैं, वो खुद भेजते हैं। अगर वो तमील ही ना हो फिर क्या, वो जो ब्रिगेडियर हैं जिनको 18वें ग्रेड के जो कहते हैं जनाब एक, वो को चांद पे रहते हैं, तो वो 199 3 के तहत उनको बुलाया नहीं जा सकता। ये है कानूनी पोजीशन। अगर वो अपने आइनी जो इख्तियारात हैं या राइट्स हैं उनसे फ़ायदा उठाना चाहते हैं फौज वाले या वज़रा और वज़ीर आज़म, तो अदालत उनको कैसे मजबूर कर सकती है। अगर जो हुक्म जारी कर भी देते हैं वो अपील कर देंगे, इंट्रा कोर्ट में चले जाएंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। और मैंने अर्ज़ किया कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान कह चुके हुए हैं कि वज़ीर आज़म को तो हम बुला ही नहीं सकते थे। और दूसरी ये कि नवाज शरीफ जो है वो 28 मई को इम्कान है कि वो सदर मुंतखब हो जाएंगे मुस्लिम लीग नून के। तो जिस दिन शहबाज शरीफ ने इस्तीफ़ा दिया था सदारत से, मुस्लिम लीग नून की सदारत से, उस दिन मैंने अपने विलाग में इस मौजू पे कोई बात की थी, और वो क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया था विलाग, तो वो हिस्सा जो हमने अलग कर लिया था, आज भी तरोताज़ा है, मौजू के मुताबिक है, तो वो हम आपको सुना रहे हैं। इससे पहले एक खबर है कि जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो दोबारा एक्टिव किरदार अदा करने वाले हैं पाकिस्तान की सियासत में। पहले भी वो जो उनका किरदार था वो ऐसा नहीं था कि जनाब वो, ये ठीक है वो मीडिया पे ज़्यादा नहीं आ रहे थे, लेकिन जो पार्टी पॉलिसियाँ हैं वफाक की और ख़ास तौर पे पंजाब की, मरीम नवाज साहबा जब निकलती हैं घर से तो उनके साथ मशवरा करके निकलती हैं, और जब घर जाती हैं वापस तो फिर उनको रिपोर्ट देती हैं। तो अब ये है कि जो सदर हैं मुस्लिम लीग नून के और मौजूदा वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने अपने ओहदा से यानी पार्टी की सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया है। इससे पहले जो पंजाब चैप्टर है मुस्लिम लीग नून का, वो ये मुतालबा कर चुका है, करारदाद पास कर चुका है, जिसमें उन्होंने मुतालबा किया था मियाँ नवाज शरीफ से कि आप पार्टी की क़यादत जो है वो संभालें। और इसके लिए जो मजलिस आमला का इजलास है नए सदर के इंतखाब के लिए, वो 28 मई को तलब किया गया है, यानी कि 28 मई को नवाज शरीफ साहब जो हैं वो दोबारा मुस्लिम लीग नून के सदर के ओहदे पे विराजमान हो जाएंगे, मुंतखब कर लिया जाएगा उनको। और 28 मई का जो है वो अलामती तौर पे जो इन्होंने दिन चुना है वो बड़ा अहम दिन है। आपको पता है कि यौम तकबीर है, 28 मई को पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे, और ये बार बार कहते रहे हैं 9 मई के हवाले से नून लीग वाले कि हम 9 मई वाले नहीं हैं, हम 28 मई वाले हैं। तो इसी हवाले से शायद उन्होंने ये दिन चुना है, और एक तरह से जवाब भी है 9 मई वालों का। वज़ीर आज़म ने बतौर सदर मुस्लिम लीग नून जो इस्तीफ़ा दिया है अपनी मजलिस आमला को, जमात की मजलिस आमला को, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जनाब नवाज शरीफ के साथ बड़ी ज़्यादती हुई है। एक ज़्यादती हुई हो तो बताएं ना। ये पनामा में से अकामा निकाला, फिर इनके खिलाफ नैब ने 3 रेफरेंस बनाए, एवनफील्ड वाला हो गया, गल्फ स्टील वाला हो गया, अल अज़ीज़िया वाला हो गया, और तीनों में ये बरी हो चुके हुए हैं। इन्होंने बड़ी कानूनी जंग लड़ी उस हवाले से कि जनाब तीनों में इल्ज़ाम एक ही है कि आपके असासे जो हैं वो आपकी आमदनी से ज़्यादा हैं, या फिर जो आपके असासे हैं ये जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये कहाँ से मनी ट्रेल नहीं है आपके पास, ये ब्लैक मनी से बने हुए पैसे हैं, ये ब्लैक मनी से बने हुए असासे हैं। इस तरह की बात उनमें थी। ये आम तौर पे जब असासों वाला केस चलता है, रेफरेंस बनता है, तो तमाम असासे जो हैं
कि आमदनी से ज़्यादा हैं या ब्लैक मनी से बने हुए, जो भी उनके बारे में या गैर कानूनी हैं, तो वो एक ही रेफरेंस में सबका जिक्र होता है। लेकिन इनके खिलाफ 3 रेफरेंस जो है वो अलग-अलग बनाए गए। और फिर जब इन्हें नाअहल किया गया तो फिर जो उससे पहले माज़ी में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ आर्डर था या कानून था सियासी जमातों का, उसमें ये था कि जो बंदा रुकने असम्बली नहीं बन सकता, पार्लियामेंट का रुकन नहीं बन सकता, कोई अवामी ओहदा नहीं रख सकता, वो किसी सियासी जमात का भी ओहदेदार नहीं हो सकता। ये पहले कानून था। लेकिन इन्होंने इलेक्शन एक्ट में तमाम जो कवानीन थे इलेक्शन से मुतल्लिका, वो ज़म कर दिए गए थे। एक ही कानून बना दिया गया था, इलेक्शन एक्ट 2017, उसमें ये शिक निकाल दी गई थी। लेकिन उस वक्त की जो साकिब निसार साहब की अदालत थी, सुप्रीम कोर्ट, वो इस हद तक मुतअस्सिब थी कि उन्होंने कानून की भी परवाह नहीं की थी और कहा था नहीं जनाब, जो पार्टी का ओहदेदार होता है, पार्टी का सदर होता है, वो बड़ा अहम होता है जनाब, तो जनाब नहीं, सॉरी, आप सदर नहीं रह सकते पार्टी के। और फिर फौरी तौर पर नोटिफिकेशन करवाया था उन्होंने इलेक्शन कमीशन से, जनाब ये भी इलेक्शन कमीशन ये भी नोटिफिकेशन कर दिया जनाब ये पार्टी हेड नहीं है। और फिर जो इन्होंने टिकट तकसीम किए थे, हालांकि वो जो दस्तखत होते हैं वो सेक्रेटरी जो जमात का है उसके दस्तखतों से जारी होते हैं। इन्होंने वो जो टिकट थे, सेनेट का इलेक्शन आ रहा था, तो इन्होंने वो टिकट भी कैंसिल कर दिए थे। जनाब ये आज़ाद उम्मीदवार हैं, वो आज़ाद ही रहे। फिर अब नवाज शरीफ साहब जो है दोबारा पार्टी के सदर बनने जा रहे हैं और इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, या इनका जो मंशूर है मुस्लिम लीग नून का, उसमें ये वाजे किया गया है कि जनाब जो पार्टी के ओहदे और हुकूमत के ओहदे जो हैं वो अलग अलग होंगे। यानी जो वज़ीर आज़म है वो पार्टी का सरबराह नहीं होगा। तो इसका मतलब ये भी है कि जो पार्टी है, जो मुस्लिम लीग नून है, वो अपनी हुकूमत पर नज़र रखेगी, चेक रखेगी। और जिन ममालिक में ऐसे कवानीन हैं या ऐसी जमातें हैं जिनके पार्टी ओहदेदार और हुकूमती ओहदेदार अलग अलग होते हैं, तो वो देखा गया है कि जो पार्टी है वो हुकूमत पर भी तनकीद करती है, अपनी हुकूमत पर भी तनकीद करती है। तो यहाँ नवाज शरीफ साहब पहले भी तनकीद करते रहे। जब पेट्रोल की कीमतें इन्होंने बढ़ाई थी 16 माह की हुकूमत में, तो नवाज शरीफ साहब उठ के चल गए थे उस इजलास से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं इस हुकूमत के इक़दामात को ऑन नहीं करेंगे, जो मुझे समझ आ रही है इस तमाम स्कीम से। बहरहाल ये नवाज शरीफ साहब का जो इन होना है सियासत में दोबारा अमली तौर पर हिस्सा लेना, तो फिर ज़ाहिर है ये मीडिया पे भी आएंगे, खबरें भी बनेंगी, ये अपनी हुकूमत को पॉलिसी भी देंगे। और फिर जब पार्टी के सरबराह के तौर पे ये इक़दामात कर रहे होंगे और मीडिया में जो चीज़ें आ रही होंगी, तो फिर जो ये अवाम की बहबूद के लिए पॉलिसी बना के देंगे, उस पर अमल होता हुआ भी नज़र आएगा। मेरा ख्याल है ये साइब फैसला है मुस्लिम लीग नून का, जिसका फ़ायदा आखिरकार जो है पाकिस्तान के अवाम को पहुँचेगा। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।